तो हम लोग डिस्कस करेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एड्रीनल, जो रीनल के ऊपर एडिशनली कोई ग्लैंड है उसको हम लोग एड्रीनल बोलेंगे। रीनल के या किडनी के सुपीरियर पोर्शन पे अटैच होती है, इसको इसीलिए एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। और इसको हम लोग ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। तो ये दोनों किडनी के ऊपर एक एक होती है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स होती है। तो एक तरह से ये कहाँ होती है, वन ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, है ना। थोड़ा सा इंटीरियर साइड में होती है किडनी के, और किडनी से ऊपर की तरफ सुपीरियर और इंटीरियर पोर्शन में होती है कि थोड़ा सा ऐसे ही कर्व होता है इस तरह से, और इसमें आगे की तरफ एड्रीनल ग्लैंड होती है। बुक में भी आप डायग्राम देख सकते हैं। तो ये जो ग्लैंड होती है वो मेनली टू टाइप्स ऑफ टिश्यू से बनी होती है। एक सेंट्रल जो पोर्शन होता है, ये इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं, बीच का जो पोर्शन है ये मेडुला बोला जाता है, और बाहर वाला पोर्शन कार्टेक्स है। तो कोई भी चीज़ में मेडुला मतलब मिडिल पोर्शन हो गया, और कार्टेक्स मतलब आउटर पोर्शन हो गया। तो इस तरह से जो टू पार्ट में बेसिकली ये डिवाइडेड होता है, एड्रीनल मेडुला एंड एड्रीनल कार्टेक्स। तो एड्रीनल मेडुला के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको एड्रीनल मेडुला बोलेंगे। तो एड्रीनल मेडुला जो है इसमें हार्मोन सिक्रीट करती है, टू हार्मोन्स, और इससे जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैटेकोलामिन्स। इनके जो एड्रीनल मेडुला से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को हम लोग कैटेकोलामिन्स भी बोलते हैं। और ये बेसिकली टू हार्मोन्स होते हैं, नाम से ही क्लियर है, एड्रीनल ग्लैंड है तो एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन, टू हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रीनल मेडुला, दैट इज एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन इज आल्सो कॉल्ड इपिनेफ्रिन। नेफ्रॉन इस किडनी को बोलते हैं, ईपी माने इसके ऊपर है जो ग्लैंड है, तो इसीलिए इसका नाम इपिनेफ्रिन है। किडनी आप जानते हैं नेफ्रॉन्स का ग्रुप होता है, और उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर है ग्रुप, तो इसको इसलिए इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और इसको नार इपिनेफ्रिन। इस तरह से एड्रीनलिन एंड नार एड्रीनलिन एंड या आर इपिनेफ्रिन एंड नार इपिनेफ्रिन, तो ये दोनों कॉमन नेम, ये भी एक ही चीज़ है। इन दोनों को हम लोग हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं, कैटेकोलामिन्स को हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। बॉडी में जब किसी तरह की इंडिविजुअल को किसी प्रकार की इमरजेंसी आती है उस समय ये तेज़ी से सिक्रीट होता है, और फाइट और फ्लाइट, या तो फाइट करेगा या तो फिर भाग जाएगा, वहाँ से फ्लाइट कर जाएगा। इस तरह से ये कंडीशन के लिए बॉडी को तैयार करती है। तो होता क्या क्या है इसमें है, ये स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब ये बॉडी में तेज़ी से सिक्रीट होता है। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या क्या इसमें फंक्शन क्या क्या होता है इनका, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो बेसिकली होगा, इंक्रीज अलर्टनेस, पिपिलरी डायलेशन, पिपिल डायलेट हो जाएगी, अलर्टनेस बढ़ जाएगी, पाइलो इरेक्शन यानी रेजिंग ऑफ हेयर्स जो होते हैं वो रेज हो जाते हैं भय से। जैसे कोई आदमी डर जाता है तो उनके अंदर भी ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे आप जा रहे हैं, अचानक से आपने कोई स्नेक देख लिया बिल्कुल, तो आप बिल्कुल एकदम आपका हर चीज़ अलर्टनेस, बॉडी अलर्ट मोड पर आ जाती है। उसमें पिपिलरी डायलेटेशन होगा, पाइलो इरेक्शन होगा, स्वेटिंग होने लगेगी, और हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट कंट्रैक्शन स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगा। इसके अलावा इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि ग्लूकोज की सप्लाई बढ़े ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, और इसी के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पे लिपिड और प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। लिपिड और प्रोटीनोलिसिस या लिपोलिसिस ये सब बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बॉडी अलर्ट मोड में आ जाती है। जैसे कि इमरजेंसी मोड, जैसे कि अभी कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर हमला कर दे तो सारे जो भी हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है वो अलर्ट मोड पे आ जाता है, और सभी तैयारी कर लेते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो बॉडी अपने आप को तैयार कर लेती है किसी भी एडवर्स कंडीशन के लिए, इमरजेंसी कंडीशन के लिए। तो ये जो काम है वो कौन करता है, एड्रीनल मेडुला कराता है। किसके थ्रू, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। तो हम लोग एड्रीनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एड्रीनल मेडुला के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि एड्रीनल मेडुला से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और इनके फंक्शन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग एड्रीनल कार्टेक्स से सिक्रीट होने वाले हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एड्रीनल कार्टेक्स जो बाहरी एरिया है उससे सिक्रीट होते हैं जो हार्मोन, को हम लोग बोलते हैं कार्टेक्स से सिक्रीट होता है, इसलिए इसको हम लोग कार्टिकॉइड्स बोलते हैं। और एड्रीनल कार्टेक्स जो होता है वो 3 लेयर में डिवाइड होता है। तो आउटर लेयर
इनर और मिडिल और इसके बाद इनर लेयर। इस तरह से 3 लेयर होते हैं, तीनों से अलग अलग टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो पहले हम उनका नाम जान लेते हैं, फिर उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे बाहर इसमें लेयर होती है, आउटर लेयर, वो है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि कार्टेक्स की आउटर लेयर है। और इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको हम लोग मिनरेलो कार्टिकॉइड कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी में जो मिनरल्स हैं उनके कंट्रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको मिनरेलो और कार्टिकॉइड नेचर होता है इनका, कार्टेक्स से सीक्रेट हो रहा है इसलिए कार्टिकॉइड्स बोलते हैं। तो मिनरेलो कार्टिकॉइड इसमें सीक्रेट होता है आउटर लेयर से। जो मिडिल लेयर है उसका नाम है जोना फेसिकुलेटा, और इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो है ग्लूकोकार्टिकॉइड। ये ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ग्लूकोकार्टिकॉइड बोलते हैं। ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर रहा है और कार्टेक्स रीजन से सीक्रेट हो रहा है, इसलिए इसका नाम है ग्लूकोकार्टिकॉइड। इसके बाद थर्ड हार्मोन है सेक्स हार्मोन। तो अब हम लोग अलग अलग बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले आउटर लेयर से सीक्रेट होने वाले मिनरेलो कार्टिकॉइड की बात करते हैं। तो मिनरेलो कार्टिकॉइड में तो एक कैटेगरी है जिसमें मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन जो है वो साल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स है। तो ये सोडियम और डिफरेंट आयंस के उसको बैलेंस करता है। तो रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है मिनरेलो कार्टिकॉइड्स का, खास करके एल्डोस्टेरोन का, रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन ईसीएफ एंड आईसीएफ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। यानी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, इनके लेवल को बैलेंस करने वाला, मेंटेन करने वाला जो हार्मोन्स है वो यही है। और इसके बाद ये जो है इसका जो फंक्शन है, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द यूरिन। यूरिन के अंदर डीसीटी पीसीटी के अंदर जैसा कि आप देखें सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन्स के अंदर। तो नेफ्रॉन्स के अंदर ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बढ़ाता है। इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का एलिमिनेशन करना इसका काम है। और क्योंकि सोडियम अगर ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो ये हार्मोन जो है इसका काम है सोडियम रिटेनिंग हार्मोन, यानी कि ब्लड के अंदर सोडियम को रिटेन करता है, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का बढ़ सके, ब्लड प्रेशर बढ़ सके, ब्लड वॉल्यूम बढ़ सके। तो मिनरेलो कार्टिकॉइड इज आल्सो कॉल्ड साल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स। मेन इसमें हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। तो इस तरह से ये पूरा जो है इसका कंट्रोलिंग होता है। और अब हम इसके अगर हाइपोसिक्रीशन की बात करें तो इसके एल्डोस्टेरोन के खास करके हाइपोसिक्रीशन से जो डिजीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एडिशंस डिजीज। तो इस एडिशन डिजीज एक तरह में क्या क्या आपको सिम्टम क्या क्या मिलेंगे, इसमें मिलेगा लो वाटर रिटेंशन, लोअर वाटर रिटेंशन है ना, लो सोडियम, सोडियम लो होगा तो वाटर रिटेंशन भी कम होगा, फिर लो ब्लड शुगर होगा, हाई पोटेशियम या हाइपर मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल, पोटेशियम का लेवल इसमें बढ़ जाएगा, यानी सोडियम का लेवल कम हो जाएगा और पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये कब होगा, ये हाइपो के केस में। तो हाइपो सिक्रीशन अगर हो रहा है एल्डोस्टेरोन का तो उसमें क्या होगा, सोडियम का लेवल ब्लड में कम होगा और पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। और ब्लड में सोडियम का लेवल कम होने का मतलब इंक्रीज लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इनटू यूरिन। तो यूरिन से उसको वो बाहर निकलना शुरू कर देगा। तो अब जब सोडियम कम होगा ब्लड के अंदर, वाटर कम होगा, तो ब्लड प्रेशर अपने आप डाउन हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये वेट लॉस को इंड्यूस करेगा, वीकनेस, नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया। तो इस तरह से ये सारे चीज़ें हैं जो कि आपको बोली जाती हैं एडिशंस डिजीज बोली जाती हैं, और ये एल्डोस्टेरोन की डिफिशियंसीज होता है। इसके साथ साथ इसमें लो सोडियम होने की वजह से इन सब चीज़ों से ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन होता है। तो एडिशन डिजीज का एक मेन सिम्टम कह सकते हैं या एक एक्स्ट्रा सिम्टम कह सकते हैं इसको कि ये क्या चीज़ है, ब्रॉन्ज कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन जो है ब्रॉन्ज पिगमेंटेड दिखाई देगी। तो इस तरह से ये एडिशंस डिजीज का साइन होता है जो कि हम लोग देखते हैं, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो ये हाइपो के केस में होता है, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। अगर हाइपर केस होगा, ज़्यादा सीक्रेट होता है तो एल्डोस्टेरोनिज्म बोलते हैं इसको। तो इस तरह से ये लो एल्डोस्टेरोन केस में एडिशन डिजीज और हाइपर केस में एल्डोस्टेरोनिज्म बोलते हैं इसको, ये होता है। और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन पे
इसका होता है। अगर इसका कम है, यानी कि ब्लड और टिश्यूज के अंदर सोडियम को रिटेन करने वाला जो हार्मोन है वो यही है, एल्डोस्टेरोन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हार्मोन डिस्कस करेंगे, जोना फेस्कुलेटा से जो सिक्रीट होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा हाइपर एल्डोस्टेरोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो हाइपर अगर एल्डोस्टेरोनिज्म है, यानी कि एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन है, तो इसमें हाई सोडियम, लो पोटेशियम, हाई बीपी और हाई ब्लड वॉल्यूम होगा। जस्ट अपोजिट होगा उसका, जो कि हाइपो केस में हो रहा था, उसका जस्ट अपोजिट होगा। अब नेक्स्ट हार्मोन लोग डिस्कस करेंगे जोना फेस्कुलेटा सिक्रीट होने वाले ग्लूकोकार्टिकॉइड। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कंट्रोल करता है। तो ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करता है। और प्रोटियोलाइसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटीन के लाइसिस को बढ़ाता है, प्रोटीन के डिस्ट्रक्शन को बढ़ाता है, लिपिड के डिस्ट्रक्शन को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये आपका वर्क करता है। और इसमें जो मेन हार्मोन है इस कैटेगरी में वो है कार्टिसोल। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड एक कैटेगरी है, उसमें कई सारे हार्मोन्स होते हैं, इसमें जो मेन हार्मोन है वो है आपका कार्टिसोल। तो इस तरह से ग्लूकोकार्टिकॉइड का मेन हार्मोन कार्टिसोल है। और ये मेन जो इसका फंक्शन है वो है ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना ब्लड के अंदर। इसके अलावा इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो इसका जो फंक्शन और है वो सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन, एमिनो एसिड के सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को भी रोकता है ये, यानी कुल मिला के ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ाएगा। मेंटेन्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी। ग्लूकोकार्टिकॉइड के अलावा ये जो है पार्शियली कार्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पांस। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड में जो मेन हार्मोन बताया कार्टिसोल है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पांस करता है। बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फ्लामेशन है तो कार्टिसोल जो होता है उसको कम करता है, यानी इन्फ्लामेशन को कम करने वाला हार्मोन है ये। और एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन भी हम इसको कह सकते हैं। इसके साथ साथ इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन एंड सप्रेस इम्यून सिस्टम। तो ये जो कार्टिसोल है ये मल्टी फंक्शनल इसका रोल होता है, और ये जो है कि आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा, इम्यून सिस्टम को भी कम करेगा। तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि इस तरह का रोल करती हैं। तो इस तरह से इनका रोल होता है बॉडी के अंदर कार्टिसोल का। तो एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, और कार्टिसोल स्टिमुलेट आरबीसी में एल्डोस्टेरोन के बारे में आप समझ गए, ये रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है और रिएब्जॉर्प्शन करता है। तो इस तरह से ये दोनों हार्मोन्स के बारे में हो गया। इसके अलावा इसमें जो है कुछ थर्ड हार्मोन जो है वो सेक्स हार्मोन्स हैं। ये मिडिल एंड इनर लेयर, जो एड्रेनल ग्लैंड का मिडिल और इनर लेयर है उससे ये सिक्रीट होता है। मिडिल लेयर से एक तो आपका ग्लूकोकार्टिकॉइड सिक्रीट होता है, उसके अलावा सेक्स हार्मोन जो है थोड़ा सा मिडिल और इनर लेयर से सिक्रीट होते हैं। तो इसमें जो मेल में सिक्रीट होता है वो टेस्टोस्टेरॉन है, और फीमेल में जो फीमेल हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है। तो यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरॉन है उसका फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर एंड वायर्स। तो सेकेंडरी कैरेक्टर्स के ऊपर होता है इसका एक्शन, उसमें भी कुछ खास एक फंक्शन होते हैं, खास एक चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ये वर्क करता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर्स एंड वायर्स। तो ये इसका फंक्शन है। दूसरा फीमेल हार्मोन का क्या काम है, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो ये भी एक तरह का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल में भी सारे कैरेक्टर इसमें शामिल नहीं होते, कुछ एक कैरेक्टर हैं जो जिनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इसका, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रोल है इसका। तो इस तरह से ये फंक्शन करता है। इसके बाद हम लोग कुशिंग सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। कुशिंग सिंड्रोम क्या चीज़ होता है, तो जैसा कि हम लोग ग्लूकोकार्टिकॉइड के बारे में बात कर रहे थे, तो ग्लूकोकार्टिकॉइड या कार्टिसोल का जब हाइपर सिक्रीशन होता है, और उसके साथ साथ उसमें क्या क्या चीज़ें में दिखाई देंगी, इंक्रीज ब्लड शुगर, इंक्रीज यूरिन शुगर, ओबेसिटी, वेस्टिंग ऑफ लिम्ब मसल, लो पोटेशियम एंड हाई बीपी। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये किस वजह से होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल या हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड, क्योंकि कार्टिसोल इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों हार्मोन के बारे में हम लोग देख लिए कि एल्डोस्टेरोन के हाइपोसिक्रीशन से जो डिजीज का होती है वो एडिशंस डिजीज है,
और यहाँ पे दूसरा जो हार्मोन है कार्टिसोल, इसके हाइपर सिक्रीशन से कुशिंग सिंड्रोम होता है। ये हाइपर सिक्रीशन है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इस तरह से ये दोनों सिंड्रोम के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया, दोनों डिजीज के बारे में भी। तो कुशिंग सिंड्रोम कब होता है, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। कुशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन के हाइपो सिक्रीशन से जो डिजीज कॉज होती है, जिसमें ब्रांच पिगमेंटेशन ऑफ स्किन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडिशंस डिजीज। तो इस तरह से आपका ये एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में डिटेल था।